नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारे जो संविचारक मित्र हैं जो जैविक खेती को अपनाना चाहते हैं, जो जैविक पदार्थों का उपयोग करना चाहते हैं या फिर जैविक पदार्थों के बारे में जानना चाहते हैं, उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके तो उनके लिए भी इस वीडियो को शेयर कर दें। अब हाँ, कुछ ज़रूरी बातें। आपने गोबर जो गोबर से तैयार राख होती है उसके महत्व का तो आपने खुद अनुभव किया होगा, उसके विषय में जानते भी होंगे। वो बहुत अद्भुत पदार्थ है। हमने तो अपने बचपन में गोबर से तैयार राख होती है उससे हाथों को साफ करके देखा है। जब हम मल आदि विसर्जित करके आते थे तो हाथों का सफाई हम गोबर की उस राख से ही करते थे। इसके अलावा हमारे घर के बर्तनों की सफाई भी राख से होती थी। इसके अलावा यदि हमारे घर के आसपास कोई उत्सव होना है, किसी मेहमान ने आना है या विवाह शादी का कार्यक्रम है या फिर कोई और कार्यक्रम होने वाला है गली मोहल्ले में, तो गली मोहल्ले में जो गंध होता है, मल विसर्जन मल आदि पड़ा होता है, उसकी दुर्गंध मिटाने के लिए भी उसके ऊपर जो राख राख होती थी छिड़की जाती थी। राख छिड़कने से तत्काल उस गंध से हमें मुक्ति मिल जाती थी। गाल उस जो गंध है, जो जो मलबे का ढेर है, जो गंध आदि का जो कचरा आदि का पड़ा होता है, उस पर राख छिड़कने मात्र से कुछ घंटे में ही वो रूपांतरित होकर खाद का आकार ग्रहण कर लेता है। ये हमने अक्सर देखा है। इसके अलावा हमारे तो बहुत साधु संत हैं, नागा संत अपने शरीर पर गोबर की राख को मलते हैं। उसी के माध्यम से ताप जो वातावरण का तापमान को प्रभावित नहीं कर पाता। दूसरा, उनके स्वास्थ्य के उनके शरीर के ऊपर एक रोग प्रतिरोधात्मक परत बच जाती है, इसलिए वो कई तरह के संक्रमणों से बचे रहते हैं, धूप ठंड के प्रकोप से बचे रहते हैं, वो स्वस्थ रहते हैं। लेकिन यह राख खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खेती में भी इसके चमत्कार देखने में आते हैं। हमने अक्सर देखा है कि हमारे यहाँ किसान अपने कई तरह की फसलों में जब उनको लगता था कि रोग का समय हो रहा है या रोग फैलने की संभावना है या फिर जब उनको अपनी फसलों में साग सब्जियों में किसी रोग के लक्षण दिखाई देते थे तो उसके ऊपर राख छिड़क देते थे। राख छिड़कने का कार्य अक्सर शाम के समय किया जाता है, तो शाम के बाद वहाँ जो ठंड के रूप में ओस गिरती है, उस ओस से ठंड जो राख का प्रभाव बढ़ जाता है। पहला तो ये है कि जो राख पत्तियों के ऊपर पड़ी रहती है तो पत्तियों की ऊपरी परत ओस से धुल जाती है। राख ओस में मिश्रित होके अवशोषित हो जाती है, तो पत्तियों के रंध्र खुल जाते हैं, पत्तियों के छिद्र होते हैं वो खुल जाते हैं तो पत्तियां अपना सामना कर पाती हैं। दूसरा, उन छिद्र के माध्यम से राख पत्तियों के माध्यम से पौधों में प्रवेश कर जाती है और वहां अपना प्रभाव दिखाती है। अब तो रासायनिक अध्ययनों से पता चला है कि गोबर की राख में सैकड़ों प्रकार के रसायन रहते हैं। इसमें खनिज तत्व तो रहते ही रहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, यूरिया, यूरिक एसिड तो है ही हैं। इसके अलावा राख में कई और महत्वपूर्ण चीजें रहती हैं, कई महत्वपूर्ण रसायन रहते हैं। वो हमारे पेड़ पौधों के विकास के लिए, अपने जो रासायनिक क्रिया है उनके लिए के लिए कई महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाते हैं। इनमें कई रसायन तो कैटालिक इफेक्ट रखते हैं और प्रेरक प्रभाव रखते हैं। इनके प्रभाव से हमारी फसलों की ग्रोथ बढ़ जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा, यदि उनमें किसी तरह की कोई रासायनिक क्रिया में अवरोध पैदा हो गया है, जैसे समय पर जब वातावरण के उथल पुथल से वनस्पति के अंदर जो हार्मोन चक्र चलता है, ये हार्मोन वनस्पतियों के अंदर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर भी हार्मोन्स का विशेष भूमिका है। हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोनों का संतुलन जरा सा भी गड़बड़ा जाए तो हमारे स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ जाता है, हमारी ग्रोथ रुक जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे बचपन में थोड़ा सा हार्मोनल असंतुलन होने से गिरने रह जाते हैं, उनके शारीरिक विकास रुक जाता है या फिर वो अचानक मोटे होते चले जाते हैं या फिर उनके शरीर में जो विकास होता है तो वो भीम का जैसा आकार ग्रहण कर लेते हैं।
हमारे शरीर में एक इंसुलिन नामक हार्मोन रहता है, जिसकी असंतुलन से बहुत लोगों में डायबिटिक सिम्टम पैदा हो जाते हैं, मधुमेह की समस्या पैदा हो जाती है। इस मधुमेह की समस्या के कारण एक तो उनके शरीर के अंदर ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म समान रूप से नहीं होता, और ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ाने से उनके अंदर कई विकृतियां तो पैदा होती है, उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता भी गिर जाती है। आज के समय तो मधुमेह रोग ने एक महामारी का रूप ले लिया है। यदि कोई व्यक्ति मधुमेह रोग की चपेट में आ जाता है, उस पर पर्याप्त ध्यान नहीं देता, उसके नियंत्रण में लापरवाही बरतता है, तो उसके बाद उसमें रोगों का सिलसिला शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ही कमजोर पड़ जाती है। तो ऐसे लोगों को बार बार संक्रामक रोगों का सामना करना पड़ता है। अक्सर उनको निमोनिया का इफेक्ट हो जाता है, छाती में इन्फेक्शन हो जाता है, बार बार बुखार का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि ऐसे डायबिटिक रोगी जो इनका डायबिटिक जो रोग नियंत्रण में नहीं है, उनको टीबी की संभावना भी ज़्यादा रहती है। इसके अलावा उनकी रक्त वाहिनियाँ मोटी पड़ जाती हैं। रक्त वाहिनियों का सख्त मोटा पड़ने से ब्लड प्रेशर की समस्या खड़ी हो जाती है, हार्ट की समस्या खड़ी हो जाती है, किडनी फेलियर की समस्या खड़ी हो जाती है, दांत खराब हो जाते हैं, गर्भ धारण करने में परेशानी आती है स्त्रियों के में। तो इसके कारण जो उनकी जननेंद्रिय है, उसमें कई तरह के संक्रमण पैदा हो जाते हैं। इसके कारण बदबूदार वहाँ से स्राव निकलना शुरू हो जाता है, और डायबिटीज के कारण तो पेट पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है। ऐसे लोगों का पेट भी अक्सर खराब रहता है। तो डायबिटीज बहुत बड़ा खतरनाक है, और डायबिटीज शुरुआत होती है एक हार्मोन के असंतुलन से। इस हार्मोन को कहते हैं इंसुलिन, और ये इंसुलिन बनता कहाँ है? पैंक्रियास में। और पैंक्रियास की खुद अपनी जो जो आकृति है 50-60 ग्राम के आसपास है, और 50-60 ग्राम में इंसुलिन पैदा नहीं होता। उस 50-60 ग्राम के पैंक्रियास में भी 5-7% ऐसी सेल्स हैं, कोशिकाएं, जो इंसुलिन पैदा करने का काम करते। तो आप समझ सकते हो कि हार्मोन्स के हमारे शरीर में क्या उपयोगिता है। तो ऐसे ही वनस्पतियों में, ऐसी पेड़ पौधों में हार्मोन्स की उपयोगिता रहती है, और यदि हार्मोन्स गड़बड़ा जाए तो उनका विकास चक्र गड़बड़ा जाता है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, उनके पत्तों का तने का विकास रुक जाता है, फ्लावरिंग रुक जाती है, फ्लावर झड़ जाते हैं, फ्लावर फलों का रूप नहीं ले पाते, बीज के रूप में रूपांतरित नहीं हो पाते, या फिर उनके टेस्ट में बदलाव आ जाता है, या वो उसी के सड़ने लग जाते हैं। तो हार्मोन्स के प्रभाव से वनस्पतियों पर सीधा प्रभाव पड़ता है, और इन हार्मोन्स को प्रभावित करने का कार्य भी राख में मौजूद कुछ रसायन करते हैं। और राख बहुत महत्वपूर्ण है। एक चीज और भी देखी गई है कि जिस खेत में हम राख छिड़कते हैं, राख खाद के साथ में, गोबर की खाद के साथ में, गौमूत्र के साथ मिश्रित करके डालते हैं, उस मिट्टी के अंदर कभी दीमक का प्रकोप नहीं देखा जाता। उस खेत में दीमक भी फसलों को प्रभावित करते हैं, इसलिए उस खेत की जो फसल है दीमकों से सुरक्षित रहती है। अक्सर दीमक की समस्या गन्ने में देखने को आती है, कपास में देखने में आती है। इससे गन्ने कपास की जो फसल है उसमें 15% तक गिरावट देखी गई है, लेकिन वही दीमक राख के बाद अपना प्रभाव नहीं दे पाता। हाँ, उसके बाद दीमक की उपयोगिता बढ़ जाती है। ऐसे खेत में जहाँ हमने गाय के गोबर से तैयार राख को छिड़का है, गौमूत्र का छिड़काव किया है, वहाँ दीमक एक विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि जो फसल अवशेष होते हैं उनका डिकम्पोजिशन करने में ये मदद करता है। अक्सर देखा गया है कि दीमक हरे पेड़ पौधों को, हरी पत्तियों को प्रभावित नहीं करता। वो सूखी जो डेड हो जाती हैं, मृत हो जाती पत्तियां, फसल अवशेष, उन्हीं का ही डिकम्पोजिशन, उन्हीं को ही सूक्ष्म कणों में विभाजित करने का प्रयास करता है। एक तरह से जो फसल अवशेष को खाद के रूप में बदलने का की महत्वपूर्ण कार्य में अपनी विशेष भूमिका निभाता दीमक। तो दीमक ऐसी मिट्टी में उपयोगी हो जाता है। दूसरा, राख में ऐसे पोषक तत्व भी रहते हैं, रसायन भी रहते हैं, जो फसल की उत्पादकता को बढ़ाते हैं। तो जिन जिन फसलों के आसपास, जिन फल जो साग सब्जियों के जड़ों के आसपास हम राख छिड़कते हैं, या फल के वृक्षों के आसपास राख का छिड़काव करते हैं, वो कई तरह के रोगों से सुरक्षित तो रहते ही रहते हैं, या यदि उनके आसपास रोग ग्रसित हो गए हैं तो उन रोगों से मुक्ति भी उनको मिल जाती है केवल मात्र राख के छिड़काव से।
राख के छिड़काव से बहुत सारे कीट पतंग उस एरिया से दूर भागते हैं। तीसरी चीज ये है, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ऐसी मिट्टी में जो साग सब्जियां लगती हैं, जो फल फूल आते हैं, उनका स्वाद भी विशिष्ट रहता है, उनकी गंध भी विशिष्ट रहती है, उनकी जो आकार है वो सामान से ज्यादा देखने में आया है। तो ऐसी राख का प्रयोग भी हम एक ग्रोथ प्रमोटर के रूप में, एक ग्रोथ प्रमोटर के साथ में खाद के रूप में, एक रोग प्रतिरोधक शक्ति के रूप में कर सकते हैं। तो गोबर से तैयार जो राख है वो भी जैविक खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से भी हम कई तरह के अच्छे परिणाम ले सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।